आप देख रहे हैं जे&के इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज हम बात करना चाहते हैं नौजवानों के मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो बतौर चैलेंजेस आजकल हमारे नौजवानों के सामने हैं, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर नाइफ कुरैशी, एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट। हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू साहब। थैंक यू सो मच सर। और आज हम नाइफ कुरैशी साहब चूँकि आज के नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हैं, मूवमेंट इनकी रहती है, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, फंक्शंस के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे नाइफ कुरैशी साहब, मेन इशू क्या है आजकल जिसके बीच में हमारा नौजवान उलझ के रह गया है? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया मैं अपनी बात जो है आपके इस चैनल से सोसाइटी तक पहुंचा सकूं। सबसे मेन इशू, बर्निंग इशू जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है नौजवानों को लेकर, जिससे नौजवान परेशान, वो बेरोज़गारी है। तालीम की बात अगर करें, ऐसी बात नहीं है कि नौजवान हमारे जो हैं तालीम याफ्ता नहीं है, आला किस्म की डिग्रियां भी उनके पास मौजूद हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, मगर बेरोज़गारी की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जम्मू कश्मीर में हर तीसरा यूथ जो है वो बेरोज़गार है। अब जब इस बेरोज़गारी की वजह से लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ हल निकालते हैं, करें तो करें क्या। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे माशरे में हमारे साथ के नौजवान आला डिग्रीज़ हासिल करते हुए कभी किसी दुकान पर काम करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी छोटे कारोबार करते हुए नज़र आते हैं। ये स्टेज ऐसा होता है कि फैमिली की सपोर्ट भी हम ले नहीं सकते और लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जिस फैमिली ने सपोर्ट किया हमें, तो आज हम उस फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते। तो बेरोज़गारी इस वक्त हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला है। हम देखें बाहर की स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ का कल्चर है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंडस्ट्रीज़ का कल्चर भी नहीं। अगर इंडस्ट्रीज़ का कल्चर होता तो हमें फिर भी कुछ उम्मीद थी कि हमारे नौजवान वहाँ पे एडजस्ट हो सकते थे। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमको मिलती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और इसी तरह बिहार में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री चलाने के लिए एवेन्यूज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरह गुजरात में हमारे पास ये एवेन्यूज़ हैं। वजह यह है कि उन इलाकों में कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और उन सब स्टेट्स के अंदर वो रॉ मटेरियल मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बड़े फास्ट स्केल पे होती है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जो हैं तो वो उस तरह से इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में नहीं हो पा रहे हैं जैसे अदरवाइज़ ज़रूरत है। तो ये एक कारण है कि जिसकी वजह से हमारी जो जे&के यूटी है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उस स्केल पर नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा। यही जो है मसला यहाँ पे जे&के में है, और अगर ये यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज़ का कल्चर होता तो हम इतना मुश्किल का सामना इस वक्त नहीं करते। दूसरी बात जो आजकल माशरे में देखी जा रही है नौजवानों को लेकर, हमारे नौजवान जो हैं वो ड्रग्स में बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक मिनट के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। मैं एक डाटा देख रहा था कि आज की डेट में हमारे पास जम्मू कश्मीर यूटी में 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं। ये एक मेंटल हेल्थ इशू भी एक चैलेंज है हमारे नौजवानों के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो गए, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही है, एक तो सबसे पहले बंदा बेरोज़गार है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस लेता है। जिस वक्त वो डिप्रेशन में चला जाता है तो वो किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेता है। जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता, अल्टीमेटली हमने बहुत सारे लोग केसेस देखे हैं कि वो बाद में ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं। अच्छा, यही वजह है हमारे नौजवान ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखना चाहेंगे
ये जब बच्चे हमारे ये ड्रग एब्यूज की तरफ आते हैं तो उनको कैसे ल्योर किया जाता है, एक नक्सिस बच जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, अब हर रोज ड्रग लेने के लिए उसको पैसों की जरूरत है, सोर्स ऑफ इनकम कोई है नहीं, और जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो यकीनन मुख्तलिफ जो है वो एवेन्यूज इस्तेमाल करता है वो पैसा लाने के लिए, और कुछ देर तो उसको चलाता है, लेकिन फिर जो लोग उसको ड्रग सप्लाई करते हैं वो उसको गाइड करते हैं कि आप ऐसा करो कि अपने वाली ड्रग भी ले लो, 3-4 और लोगों को ये आप सप्लाई कर दो और उनको अपने साथ कनेक्ट कर लो। तो वो फिर उस तरह के कंज्यूमर्स अपने साथ बना लेता है, और गर्ज ये होती है कि मेरा अपना खर्चा इसमें से निकलता रहे जिससे मैं ड्रग इस्तेमाल करूं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे दोस्तों को भी उस सिलसिले में लपेटे में ले आता है, जिसकी वजह से कि ये जो हमारे पास ड्रग एडिक्शन है, ड्रग एब्यूज है, ये इस स्पीड के साथ हमारे पास बढ़ रही है। अब यहां पे एक सवाल और हम चाहेंगे कि उसको डिस्कस करें। बड़ी कोशिश होती है, डिपार्टमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट कोशिश करता है इसको रोका जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हर महीने के एंड में एक मीटिंग होती है जिसमें उस प्रोग्रेस को देखा जाता है कि हमने क्या इसमें अचीव किया है। आप क्या समझते हैं कि इतनी कोशिश के बावजूद भी ये तादाद जो है वो उस तरह कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उसकी वजह क्या हो सकती है? जहाँ तक मैंने इस बात को समझा है कि हर बार हर माशरे में हर जगह कोशिश हो रही है कि ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए, मगर ये कोशिश सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रख रहे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर किसी चीज़ की तलकीन करता हूँ आपको, मैं वो चीज़ नहीं छोड़ रहा, आपको तलकीन करने का फ़ायदा भी कुछ नहीं। मैं एक और जगह मैं कहीं बाहर स्टेट में था, तो मैंने कहा कि हम जितनी डिपार्टमेंट यहाँ पे जो भी कोशिश करता है, जितना हम इसको ड्रग्स एडिक्शन पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, उतना ही लगभग ये ऐसा समझा जा रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं अगर दूसरों को कह रहा हूँ कि आप ये मत करें, मगर मैं मेरे साथ अगर मेरा कोई दोस्त जो एडिक्ट है, मैं उसको नहीं मना करूँगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि हमारा एक समाज है, हिंदुस्तान पूरे में जो समाज है हमारा, जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के माइंड पे रहता है, और वो उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चूंकि बड़ी आबादी है तो उसमें जाहिर सी बात है उस तरह के लोग भी बड़ी तादाद में। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं ये इस डायरेक्शन में अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एज अ यूथ अब क्या एक्सपेक्टेशंस अटैच कर रहे हैं उनके साथ कि वो किस तरह से सामने आकर के तो अपना इसको कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए वो अपना रोल अदा करें? जी बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। मेरा ये मानना है कि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसको कंट्रोल करने में काम नहीं कर रहे। किसी भी रिलीजन, फॉर एग्जांपल हमारे मदरसाज हैं, मदरसा में बहुत सारी तादाद आज तक ऐसी पाई गई है जो इस चीज़ से दूर है, अनटच्ड है। इसी तरह दूसरे भी किसी भी रिलीजन के साथ लोग जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल सिखिज़म के साथ है, हिंदुज़म के साथ, जो रिलीजन के साथ अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है वो इस लाइन से दूर है, वो कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि उनके बिल्कुल, क्योंकि उनके पास एक मैप क्लियर है। अब रही बात जो हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में या फिर बाहर के जो यूथ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अब उनको कंट्रोल करने के लिए जो ये लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, इन्हीं को टीम्स तैयार करनी पड़ेंगी। इनको वो लड़के उनके साथ बिठाने पड़ेंगे ताकि वो बताएं यार हम भी तो आप जैसे हैं, हम ये नहीं कर रहे। तो उनको बताना है इसका इम्पैक्ट क्या है, फैमिलीज़ पे क्या इम्पैक्ट है। जो माँ बाप पूरी ज़िंदगी आपके लिए कमा रहे हैं, आज जब आपका वक्त आया तो आपने ये काम शुरू कर दिया तो उनको किस पे भरोसा होगा। इसलिए प्रीचर्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। मज़ीद भी इससे अच्छा काम मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको भी इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ से ये आ रहा है। सबसे मसला है पुलिस का,
पुलिस को कंट्रोल करना है, ये कहाँ से आ रहा है, पूरी चैन इसकी कहाँ बनी है। जाहिर सी बात है कहीं से आ रहा है तो तभी कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये समझना है कि जो रिलीजियस प्रीचर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें मज़ीद भी काम करनी चाहिए और नौजवानों को खुद समझना चाहिए। जब तक नौजवान खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक ये मसला ख़त्म नहीं हो पाएगा। आखिरी बात इस पे हम थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करना चाहेंगे कि शुरू में आपने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पास बड़ी तादाद में नौजवान क्वालिफाइड हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, और अनएम्प्लॉयड हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है उनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो शुरू की है, NEP 2020, जिसमें पहली एजुकेशन इससे अर्लियर टाइम में जो दी जाती थी इट वाज नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, बट NEP 2020 में स्किल को एक कंपोनेंट बना दिया गया है इसका कि कोई भी बच्चा वो जो एजुकेशन जनरल लाइन हासिल करता है, कोई ना कोई एक स्किल जो है वो जरूर सीखे, ताकि वो जब ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, तो वो कोई अपना काम भी जो है वो चला सके और उससे अपनी जो है वो रोजगार का सिलसिला अपने लिए बना ले। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का स्टेप आज की डेट तक जो काम हो चुका है उसमें कहीं पे ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान आपको दिखा कि जो जनरल लाइन एजुकेशन के साथ साथ स्किल एजुकेशन भी ग्रेजुएट है, बट कुछ ना कुछ सीखा है और काम शुरू कर दिया? और अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसा दिख नहीं रहा है तो आप क्या चाहते हैं, क्या ये जो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन जिसको हम कहेंगे, तो ये यूजफुल रह सकती है? बच्चों को किस तरह से इसकी तरफ माइल होना चाहिए? जहाँ तक बात की स्किल एजुकेशन की जो नई पॉलिसी शुरू की है, मैं समझता हूँ कि ये आज के वक्त में एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी जनरेशन, हमसे पहली जनरेशन जो लोग कहीं PhDs करके बैठे हुए हैं, तालीम तो अच्छी थी, स्किल नहीं था, जिसकी वजह से आज वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब जहाँ तक स्किल्स की बात है, स्किल सीखना भी ज़रूरी है। मैं एक और पॉइंट यहाँ लाना चाहता हूँ। जैसे मैंने इंडस्ट्रीज़ कल्चर का जिक्र किया था, वैसे ही हमारा ये जम्मू कश्मीर जो यूटी है, अभी हम लोग इतने फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। दिल्ली में देख लें, मुंबई में देख लें, यूपी में देख लीजिए, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं। अब कई लोग छोटे छोटे स्किल भी सीख के उन कंपनीज़ में एडजस्ट हैं। अब यहाँ पे अगर स्किल सिखाए जाएं तो मैं समझता हूँ वैसे ही स्किल्स पे एजुकेशन दी जाए जो हमें काम आए। अगर कोई हमारे बच्चे, ताकि अगर यहाँ पे कंपनीज़ वैसी नहीं हैं, अगर उनके पास स्किल्स हैं, वो दिल्ली में जाके काम करें, मुंबई में जाके काम करें, उस हिसाब के इनको स्किल्स की एजुकेशन भी देनी चाहिए। और यहाँ पे स्किल्स के साथ साथ कंपनीज़ का जो कल्चर है वो भी लाया जाए। मैं समझता हूँ जब इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी जाके हमारा जो है स्किल एजुकेशन काम भी करेगी और नौजवानों को भी इसमें बहुत मदद पड़ेगी। आखिरी बात, आज की डेट में जो नौजवान हैं, समाज उनसे बड़ी उम्मीदें लगा रहा है, लेकिन उन उम्मीदों को हासिल करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो वो समाज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो मैं समझता हूं कि जो नौजवान हैं उनके लिए ये भी एक क्राइसिस का जो है वो बाइस बन रहा है। तो नाजरीन, ये थे हमारे पास मिस्टर नाइफ कुरैशी, एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट, जो आज नौजवानों के इश्यूज़ पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ शेयर, like and subscribe the channel. Thank you.